अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 गैसेस के पोर्शन मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी पर बात करेंगे। प्रीवियसली हमने मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट किया था और उसके फाइनल एक्सप्रेशन को निकाला था m=mRT/PV। और डेंसिटी में जनरल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हमने एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था D=PM/RT। इन दोनों एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स स्टडी करेंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल नंबर 3, अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज एनक्लोज इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 380 सेंटीमीटर क्यूब। ये फर्स्ट वॉल्यूम होगा हमारा एंड एट अबाउट 120 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर ऑफ 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर 1 होगा और ये टेम्परेचर 1 होगा। दिस गैस इज ट्रांसफर टू ए 10 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क। अब ये हमारा सेकेंड वॉल्यूम है तो ये V2 कहलाएगा एंड कूल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हमारा सेकेंड टेम्परेचर T2 होगा। कैलकुलेट द प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्सर्टेड बाय द गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हमारा सेकेंड टेम्परेचर आ गया। तो वी हैव 5 वैल्यूज़ जिसकी मदद से हम जो है फर्दर जो है कैलकुलेशन करेंगे। अब आपके पास 6 वैल्यूज़ में से 5 वैल्यूज़ दी हुई हैं और एक मालूम करने को कही गई है और वो है सेकंड प्रेशर। तो आप जनरल गैस एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। प्रेशर P2 मालूम करना है तो उसको एक तरफ रहने दें, तो T2 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और V2 डिवाइड। तो इस तमाम एक्सप्रेशन में आप जब वैल्यू पुट करते हैं तो आप फाइनली सिंपली 2939.2 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, calculate the density of methane at part number A at 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर। पहले आप इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे कि डेंसिटी निकालनी है और डेंसिटी का रिसेंटली हमने प्रेशर के साथ और मैस के साथ और टेम्परेचर के साथ एक रिलेशन पढ़ा है इक्वेशन 4 के अंदर जो आप देख रहे हैं, इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। इसके लिए हमें दरकार है प्रेशर जो कि हमें उसने दे दिया है 1 atm, जो हम डायरेक्टली पुट करेंगे। मॉलिक्यूलर मास के लिए आपको गैस के फार्मूला पर जाना है CH4 जिसका मास 16 ग्राम पर मोल होता है, जो आपने खुद याद रखना है और उसे आप पुट करेंगे। थर्ड चीज़ जो है R है। R की वैल्यू जब प्रेशर ATM में दे दिया जाए तो R की यूनिट्स हमने डिराइव किए थे, दैट इज 0.0821 डेसीमीटर क्यूब ATM पर केल्विन पर मोल, तो वो आप पुट करेंगे। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में बदलने के लिए आप इसमें 273 का फैक्टर ऐड करेंगे और डेंसिटी निकालेंगे जो कि 0.7139 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। ये ए पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें वो कुछ चेंजेस हमसे मांग रहा है। पहला चेंज वो क्या कह रहा है कि व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी इफ पार्ट ए टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डेंसिटी पर क्या असर होता है, जो अभी हमने डेंसिटी निकाली उस पर क्या इफेक्ट होगा अगर हम क्या चेंज करें, टेम्परेचर चेंज करें। तो टेम्परेचर चेंज करने पर आपके पास कितना टेम्परेचर वो इंक्रीज कर रहा है 27, यानी जो भी हमने पार्ट किया उसमें हमारा टेम्परेचर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड जिसको हमने 273 केल्विन में कन्वर्ट किया था। अब आपने 0 की बजाय उस टेम्परेचर में आपने 27 डिग्री सेंटीग्रेड की एडिशन करनी है, यानी टेम्परेचर 27 है उसमें 273 ऐड करके आप 300 केल्विन लेंगे। तमाम फैक्ट्स वही रहेंगे, सिर्फ टेम्परेचर की वेरिएशन है यहाँ पर। जहाँ पर आपने पहले 273 ऐड किया था, आप 300 लगाकर आप डेंसिटी पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.649 डेसीमीटर क्यूब। अगर आप देखें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी का क्या इफेक्ट है। प्रीवियसली हमने देखा कि डेंसिटी अगर इस एक्सप्रेशन में देखी जाए टेम्परेचर के साथ रिलेशन में तो वो एक इन्वर्स रिलेशन रखती है, यानी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं डेंसिटी कम होती है। तो आप देखिए कि आपने टेम्परेचर जब 300 तक पहुंचाया है 273 से, तो डेंसिटी का फैक्टर पहले से कम आया है, जो इस बात के इस रिलेशन को प्रूव कर रहा है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजेज द डेंसिटी। सो दिस इज द फैक्ट ए पार्ट। सेकेंड पार्ट में वो कहता है कि बी पार्ट में आप एक और चीज़ मालूम करें, द प्रेशर इंक्रीज टू 2 एटमॉस्फेयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अब टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा, अब वो प्रेशर चेंज के साथ बात कर रहे हैं। तो प्रेशर चेंज में हम देख सकते हैं कि अब बी पार्ट में आपने प्रेशर उतना ही रखना है, 1 से 2 atm ले जाना है, प्रेशर को चेंज करेंगे लेकिन टेम्परेचर आप उतना ही रखेंगे 273 केल्विन। तो डेंसिटी और प्रेशर का आपके पास अगर रिलेशन निकालें तो वो डायरेक्ट है, यानी अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो आप जब तमाम फैक्टर्स को यहाँ पुट करेंगे तो डेंसिटी आपके पास 1.427 डेसीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब आएगी। तो ये हमें यहाँ से शो करवा रही है कि आपने जब प्रेशर बढ़ाया तो डेंसिटी पहले से इंक्रीज करेगी, यानी डेंसिटी का फैक्टर प्रेशर बढ़ाने से इंक्रीज करता है। तो ये हम इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं रिजल्ट, जो हमने पीछे मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी के एक्सप्रेशंस को डिराइव किया था। एग्जाम्पल नंबर 5, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है, ऑफ अमोनिया गैस एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर है, 273 ऐड करके आपने इसे कन्वर्ट करना है, एंड 1000 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर,
ये जो प्रेशर है मिलीमीटर मरकरी में गिवन है, इसको आप एटीएम में लेके जाएंगे। उसके लिए आप देख सकते हैं कि प्रेशर 1000 मिलीमीटर मरकरी है और 1 मिलीमीटर मरकरी को अगर आपने एटीएम में लेकर जाना है तो 1 एटीएम जो होता है 760 मिलीमीटर मरकरी के इक्वल होता है। तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये जो है वैल्यू आ जाएगी एटीएम में। तो मिलीमीटर मरकरी से एटीएम में जाना हो तो आपने के पास जो भी वैल्यू हो उसको 760 से डिवाइड करेंगे तो एटीएम में आपके पास प्रेशर कन्वर्ट हो जाएगा। कंसिडरिंग दैट अमोनिया इज बिहेविंग आइडली, मालूम करने को कहा गया मैस, प्रेशर हमारे पास है, टेम्परेचर हमारे पास है और आपके पास वॉल्यूम है। तो हमने एक एक्सप्रेशन अभी निकाला था आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू NRT से, कि अगर हम N की जगह पर मैस और मोलर मैस यानी नंबर ऑफ मोल्स पुट करते हैं तो यहाँ से हम मैस का एक्सप्रेशन सेपरेट कर सकते हैं और MPV ओवर RT यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। तो तमाम के तमाम फैक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। 0.908 ग्राम आपके पास आंसर आ जाता है आफ्टर कैलकुलेशन। तो एक स्लाइड सामने जो लॉ देखना है एवोगैड्रोस लॉ। प्रीवियसली जब हमने जनरल गैस इक्वेशन को डिराइव किया तो वहाँ हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और तीसरा एक लॉ एवोगैड्रोस लॉ के नाम से स्टडी किया था। एवोगैड्रोस लॉ का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी आपके पास अगर एक फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर के साथ आपके पास गैस की जितनी भी क्वांटिटी होगी, जितने भी मोल्स होंगे, वो आपके पास उसके वॉल्यूम को रिफ्लेक्ट करेंगे। यानी वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल्स से डायरेक्ट रिलेशन है। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी गैस का बढ़ेगा। और 1 मोल अगर हम लें किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर तो हम ये जानते हैं कि वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। यानी 1 मोल इतने वॉल्यूम के इक्वल है, 2 मोल तो आप इसको डबल कर देंगे। लेट सपोज अगर हम इस चीज़ को मोलर वॉल्यूम कहते हैं, इसी चीज़ को अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डिफरेंट गैसेस के लिए देखते हैं तो ऑक्सीजन का 32 ग्राम वेट है और इसी तरह हाइड्रोजन का 2.016 वेट है। दोनों अपने अपने एतबार से 1 मोल के बराबर हैं और 1 मोल में 22.414 डेसीमीटर क्यूब ही वॉल्यूम होता है और उतने ही पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम इक्वलेंट होंगे अगर हमारे पास 1 मोल होगा। अगर मोल डबल करेंगे तो पार्टिकल्स भी डबल हो जाएंगे और वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। इस बात से यहाँ पर अगर हमें प्रूफ करना पड़े कि ये क्या मिस्ट्री है कि हमारे पास ऐसा क्यों होता है, कि हालांकि हमारे पास ये जो दोनों गैसेस हैं ये डिफरेंट मास रखती हैं। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन 16 टाइम्स हैवियर है। एक्चुअली हमने प्रीवियसली भी देखा कि गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ काफ़ी फासले पर मौजूद होते हैं, यानी लार्ज एम्प्टी स्पेसेस एग्जिस्ट करती हैं। किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो उनका डायमीटर होता है ऑलमोस्ट 300 टाइम्स, उस डायमीटर के मुकाबले में आपके पास एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान फासला होता है। और ये जो साइज़ और मैस है किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का वो वॉल्यूम पर असरअंदाज नहीं होता। इसीलिए चाहे आप हाइड्रोजन लें, मीथेन लें, कार्बन डाइऑक्साइड लें, ऑक्सीजन लें, किसी को भी लें, उसका जो भी साइज़ है, जो भी मैस है, वो वॉल्यूम पर असरअंदाज नहीं होगा। अगर 1 मोल है तो 1 मोल ही रहेगा। तो ये आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब गैस के मॉलिक्यूल्स निकालने का फैक्ट है कि आप पार्टिकल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करें तो आपको जो है वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ एवोगैड्रोस लॉ, फिर आप डिफाइन करें, फॉर्मूला लिखें और एग्जाम्पल कोट करें। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर औकात पूछा जाता है तो वो आपके भी एक्सरसाइज में भी आगे आ जाएगा, हम उसे साथ ही देख लेंगे। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन हम कवर करेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंपैरिजन से। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है रिगार्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन या आपसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन में ये पोर्शन पूछा जाता है। तो डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है। डेल्टन्स लॉ का मानना था कि टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of the partial pressure of all the gases present in a mixture। एक मिक्सचर जितने भी गैसेस से मिलकर बना है, हर गैस का जो प्रेशर है उसका सम टोटल प्रेशर की इक्वल होगा। और वो जो गैसेस हैं उनकी नौयत क्या होगी, नॉन रेक्टिंग। नॉन रेक्टिंग से मुराद है कि गैसेस आपस में किसी किस्म का की फोर्स डेवलप नहीं करेंगी, नॉन रेक्टिंग होंगी। तो नॉन रेक्टिंग होने की वजह से हर गैस का एक इंडिविजुअल बिहेवियर होगा सिस्टम के अंदर और अपना अपना प्रेशर जो वो एग्जर्ट करेंगी। किसी भी गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है जो वो मिक्सचर में एग्जर्ट करती हैं, क्योंकि वो फोर्सेस तो डेवलप नहीं कर रही, उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और डेल्टन्स लॉ के मुताबिक लेट सपोज हमारे पास अगर 3 गैसेस हैं, गैस 1, गैस 2, गैस 3, तो हर एक का अपना प्रेशर पार्शियल प्रेशर होगा, P1, P2, P3। पार्शियल प्रेशर को आप स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं और टोटल को कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टन्स लॉ के मुताबिक अगर आप टोटल प्रेशर लिखेंगे तो टोटल प्रेशर हमारे पास प्रेशर 1, प्रेशर 2 और प्रेशर 3 तीनों गैसेस के सम के इक्वल होगा।
और हर गैस अपना एक इंडिविजुअल प्रेशर एग्जर्ट करेगी तो टोटल सिस्टम का प्रेशर जनरेट होता है, जिसे हम पार्शियल प्रेशर के सम को टोटल प्रेशर के इक्वल मानते हैं। लेट सपोज अगर हम इसी चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को एग्जांपल पर अप्लाई करें तो हमारे पास लेट सपोज 4 सिलेंडर्स हैं और सबका वॉल्यूम ही 10 सेंटीमीटर क्यूब है। एक में हम हाइड्रोजन गैस को 400 टॉर प्रेशर पर फिल करते हैं, दूसरे में 500 टॉर पर हम मीथेन फिल कर रहे हैं और तीसरे में हम 100 टॉर प्रेशर पर ऑक्सीजन फिल करते हैं। तो हर कंटेनर में लगने वाली गैस का जो प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर होगा, जिसे हम उसका पार्शियल प्रेशर कह सकते हैं। स्मॉल p के साथ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप इन तीनों गैसेस को, जिनकी आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, एक ही कंटेनर में उतने ही वॉल्यूम के साथ पोर कर दें, तो अब इस सिस्टम में आपको हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन तीनों गैसेस मिलेंगी। लेकिन इस सिस्टम का जो प्रेशर हम स्टडी करेंगे तो वो टोटल प्रेशर होगा, और टोटल प्रेशर तमाम गैसेस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स का सम होगा, विच इज़ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। तो आप अगर इसे टेक्निकली मैथमेटिकली प्रूव करें तो आप कह सकते हैं पी टोटल जो हमारा प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन के सम के बराबर होगा। तो तीनों के प्रेशर्स को जो हम जानते हैं, जिसके मुताबिक हमने गैसेस को फिल किया है कंटेनर्स में, हम पोर करेंगे और टोटल प्रेशर हमें 1000 टॉर मिलेगा। जैसा कि अभी हमने शुरू में कहा कि गैसेस का जो बिहेवियर है वो नॉन रिएक्टिंग है, तो नॉन रिएक्टिंग से मुराद ये है कि किसी किस्म की गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है। तो इस तरह हर गैस अपना ही एक एग्जर्ट करेगी प्रेशर और इंडिविजुअली बिहेव करेगी। तो इस इंडिविजुअल प्रेशर का जो सम होगा वो हमें टोटल प्रेशर देगा। तो आप इंडिपेंडेंट मोशन की वजह से जनरल गैस इक्वेशन जब अप्लाई करते हैं तो हर गैस पर सेपरेटली आप अप्लाई करेंगे। जनरल गैस एक्सप्रेशन हमने पढ़ा हुआ है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आपको दो चेंजेस करने हैं कि जो आपका जो जनरल जब आप किसी भी पार्शियल प्रेशर के कॉन्सेप्ट को लेते हैं, इंडिविजुअल गैस को लेते हैं, तो प्रेशर आपका टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा और उस कंपोनेंट का नाम आप साथ लिखेंगे। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स भी आपके पास उसी कंपोनेंट के हो जाएंगे। तो ये पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के एक्सप्रेशन में आपने देखा तीनों गैसेस के लिए हम लिख रहे हैं, और हाइड्रोजन के लिए, फिर मीथेन के लिए, फिर ऑक्सीजन के लिए, और नंबर ऑफ मोल्स में भी आप इसी तरह साथ नोटेशन पुट करेंगे। तो अगर आप इसको थोड़ा अरेंज करें तो पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल होता है, और वॉल्यूम जब वहाँ जाएगा तो आर टी बाई वी हो जाता है। तो ये हमारे पास तीनों फैक्टर्स हमें बता रहे हैं कि ये फैक्टर्स तो कांस्टेंट हैं। तो अगर हम इन तीनों को कांस्टेंट लें आर टी बाई वी को, तो हर पार्शियल प्रेशर हर गैस का उसके नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्ट रिलेशन में आ जाता है। तो इस तरह से हम ये एक्सप्रेशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। मजीद हम इससे कुछ और कैलकुलेशंस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम है। तो हर एक की वैल्यू हमने अभी निकाली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर टी ओवर वी। इसी तरह आपने मीथेन की भी निकाली, ऑक्सीजन की भी निकाली, तीनों में कॉमन आपको आर टी बाई वी मिल रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स आप एक तरफ कर दें, क्योंकि ये सिस्टम में मौजूद हर कंपोनेंट गैस के नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो हम इसे टोटली नंबर ऑफ मोल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन टी। सो पी टी इज इक्वल टू एन टी आर टी ओवर वी। तो आर टी ओवर वी इज़ अ कांस्टेंट, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि टोटल सिस्टम का जो प्रेशर है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करेगा। सो यहाँ से अगर हम इस एक्सप्रेशन को ज़रा अरेंज करें तो ये बनता है वॉल्यूम यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी, जो कि हमें डाल्टन्स लॉ का एक्सप्रेशन बताता है। दिस इक्वेशन शोज दैट द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस। ये तो हमारा डाल्टन्स लॉ का एक कॉन्सेप्ट था जिसे हमने मिक्सचर पर अप्लाई करके स्टडी किया। अगर आपसे यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपसे पूछता है कि आप इंडिविजुअल जो है गैस का प्रेशर निकालें। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन भी मौजूद है एक्सरसाइज का, डिराइव एन इक्वेशन टू फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, यानी मिक्सचर में से किसी एक का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करके बताएं, नोइंग द इंडिविजुअल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट गैसेस एंड द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। तो उसके लिए आपने फ़र्ज़ कर लेना है, वैसे भी आपके पास अगर तमाम फैक्टर्स हैं तो आप आराम से पार्शियल प्रेशर किसी का भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि दो गैसेस हैं हमारे पास ए और बी, मिक्सचर बना रही हैं, और मिक्सचर का प्रेशर टोटल प्रेशर पी टी कहलाएगा और टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन टी कहलाएंगे। अगर आप गैस ए के लिए स्टडी करेंगे तो गैस ए का पार्शियल प्रेशर पी ए और नंबर ऑफ मोल्स एन ए। इसी तरह गैस बी के लिए पी बी पार्शियल प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स एन बी। तो इस तरह आपके पास जब ये जो जनरल इक्वेशन आपके पास थी पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी, इसे इक्वेशन 1 कहेंगे हम मिक्सचर के लिए। गैस ए के लिए ये प्रेशर टोटल प्रेशर जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा, फिर वॉल्यूम, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए होगा, फिर आर टी। इसी तरह गैस बी के लिए आप एक्सप्रेशन लिखेंगे पी बी वी इज इक्वल टू एन बी आर टी। अब आपको किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है तो आप ए गैस के लिए काम करें चाहे बी गैस के लिए काम करें, आप दोनों में से किसी को भी 1 इक्वेशन के साथ डिवाइड करेंगे। लाइक हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड किया है, तो जब 2 के जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की नीचे आ जाएगी,
इसी तरह इस तरफ PAV PTV के नीचे आ जाएगा। तो हमें यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस निकालना है। तो PA को हम एक तरफ रहने देंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं कि दोनों तरफ वॉल्यूम कट रहा है और यहाँ पर RT कट रहा है, तो पीछे बच जाएगा PA ओवर PT, NA ओवर NT। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस को अगर एक तरफ रहने दें तो PT वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है और एक्सप्रेशन हमारा कुछ यूँ बनता है, PA इज इक्वल टू NA ओवर NT इंटू PT। सो ये NA ओवर NT का क्या मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स में आप किसी एक मुतल्लिका कंपोनेंट के मोल्स की बात करें तो इसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, और इसे x से डिनोट किया जाता है कि आपके पास एक मिक्सचर है, उसमें किसी भी सब्सटेंस के आप मोल्स स्टडी करें टोटल नंबर ऑफ मोल्स की रिस्पेक्ट से, तो उसे आप उसका मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अगर मुझे b का लिखना होता तो मैं यहाँ पर NB ओवर NT लिखती, तो यहाँ PB आ जाता। तो ये एक्सप्रेशन टोटल एक्सप्रेशन x से रिप्रेजेंट किया जाएगा और x a है, और अगर b होता तो x b हो जाता। तो ये PA इज इक्वल टू एक्स ए इंटू PT, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है जिसकी मदद से हम किसी भी सिस्टम में पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस निकाल सकते हैं। अगर B के लिए काम करेंगे तो वो भी ऐसे ही होगा। तो एक्स ए और एक्स बी यहाँ पर मोल फ्रैक्शन गैस ए और गैस बी के हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, दैट इज यू कैन सी हेयर, एंड मल्टीप्लाई बाय द टोटल प्रेशर। याद रहे कि किसी भी मिक्सचर में सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, जैसा कि यहाँ जो मिक्सचर है ए और बी का, उसके मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी, हमेशा यूनिटी के इक्वल होगा। ना ही ये 1 से ज़्यादा होगा, ना ही ये 1 से कम होगा। इनका हमेशा सम इस तरह से होगा कि वो 1 के इक्वल रहेगा। तो ये इक्वेशन जो है आपको पार्शियल प्रेशर बता सकती है मिक्सचर में फाइंड आउट करने के हवाले से। तो अगर आयत गैस है तो आप मिक्सचर ऑफ गैसेस में यहाँ पर PI XI पुट करके भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी से रेलेवेंट आपके पास एक न्यूमेरिकल एग्जांपल 6 है। There is a mixture of hydrogen, helium and methane occupying a volume of 13 decimeter cube at 37 degree centigrade and pressure of 1 atmosphere. The masses of hydrogen and helium are 0.8 and 0.12 gram respectively. Calculate the partial pressure in millimeter mercury of each gas in a mixture. आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो आपके पास 3 गैसेस का जिक्र खैर है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर आ जाएं कि पार्शियल प्रेशर अगर मुझे हाइड्रोजन का निकालना है तो वो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन और प्रेशर पर डिपेंड करेगा। टोटल प्रेशर उसने मुझे दे दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो 1 ATM है, तो उस पर तो बात बाद में करेंगे। हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, जिसके लिए इतना सारा काम हमें करना पड़ रहा है। मोल फ्रैक्शन x है, x निकालने के लिए हमें मोल्स चाहिए, मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला आपके पास गिवन मैस ओवर मोलर मैस होता है। तो आप सबसे पहले वॉल्यूम आपको गिवन है, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपने मालूम करने हैं, और आर का फैक्टर आपको पहले ही पता होता है प्रेशर की रिस्पेक्ट से। तो आप PTV इक्वल टू NT/RT का एक्सप्रेशन लगा के टोटल नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। जब टोटल मोल्स आपको पास आ जाएंगे तो जिन 2 गैसेस के मोल्स आपको गिवन मैसेज दिए हुए हैं, आप गिवन मैसेज को लेकर उनके मोलर मास लिखकर उनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स दोनों गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम के आ जाएंगे तो टोटल आपको पता है, और टोटल में 3 गैसेस मौजूद हैं जिनमें से 2 के मोल्स आपको पता है, तो आप तीसरे के मीथेन, हाइड्रोजन और हीलियम का तो आपको पता है, मीथेन को निकालने के लिए आप टोटल में से बाकी दोनों के मोल्स ऐड करके माइनस करेंगे, तो जो वैल्यू बचेगी वो तीसरे कंपोनेंट गैस के मोल्स होंगे। तो इस तरह हमारे पास तीनों के मोल्स आ जाएंगे। जब तीनों के मोल्स आ जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन की मदद से हम सबके मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है कि आपने हाइड्रोजन के अगर मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स आप ऊपर हाइड्रोजन के लेंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह हीलियम के लिए भी ऊपर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मीथेन के लिए भी ऊपर नंबर ऑफ मोल्स मीथेन के जो आपने ऊपर निकाले हैं और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएंगे। तमाम एक्सप्रेशन में तीनों गैसेस के लिए जो पार्शियल प्रेशर का एक्सप्रेशन होगा उसमें आप ये जो x की वैल्यू है यहाँ से पुट करेंगे, और प्रेशर आपने 1 लगाना है, लेकिन हमसे उसने क्वेश्चन में डिमांड किया कि आपने मिलीमीटर मरकरी में पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो 1 ATM 760 मिलीमीटर मरकरी के इक्वल होता है। तो आप ATM की जगह पर 760 मिलीमीटर मरकरी यहाँ पुट करेंगे। जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा 1 की बजाय आप 760 लगाएंगे और 760 के साथ यूनिट आपके पास मिलीमीटर मरकरी आ जाएगा। तो इस तरह आपने हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकाला। इसी तरह आप जो है जो दूसरे हीलियम के और मीथेन के पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट में इसकी एप्लीकेशन आ जाती है। एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है नोट, या इंडिविजुअली हर एप्लीकेशन से क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रिस्पायरेशन का फिनोमेना, यानी सांस लेने का जो अमल है, जो कॉमनली आप फील भी करते हैं। रिस्पायरेशन प्रोसेस ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा लंग सिस्टम है उसमें ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। इसकी क्या रीज़न है? रीज़न बेसिकली है पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह है सबसे बड़ी, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में फॉल करती है। अगर हम ऑक्सीजन के लिहाज से बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हमारी एटमॉस्फेयर में 159 टॉर होता है, जबकि हमारे लंग्स के अंदर इसकी रेशो है 116 टॉर।
तो ये हाई एरिया से, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन पर तमाम गैसेस ट्रैवल करती हैं। तो इसीलिए हमारे एटमॉस्फेयर से लंग्स में ऑक्सीजन जो है हम इनहेल करते हैं। तो वो वजह क्या है, हम क्यों इनहेल कर रहे हैं? द रीज़न इज़ द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर, जो कि बाहर हाई है और अंदर लो है। इसी तरह आप कार्बन डाइऑक्साइड का बिहेवियर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग से एटमॉस्फेयर में जाती है, यानी हम उसे बाहर खारिज करते हैं, एक्सेल करते हैं। उसकी वजह यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग रेशो हमारे लंग्स में ज़्यादा होती है, जो कि ऑलमोस्ट 40 टॉर है, जबकि एटमॉस्फेयर में ये 0.031 टॉर होती है। तो बाहर कम है, अंदर ज़्यादा है, इसीलिए ये डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर की वजह से ये एक्सेल होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए या आपके पास क्वेश्चन आ जाए एक्सरसाइज का, ये 7 क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन दैट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ओबेज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो आप उसमें रेस्पिरेशन का ये फैक्ट एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड जो फिनोमेना हम देखते हैं एप्लीकेशन के अतबार से, वो है ब्रीदिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स। सी लेवल की अगर बात करें तो सी लेवल पर हमें जो है नॉर्मल प्रेशर मिलता है, जो कि 159 टॉर होता है, और वहाँ पर ब्रीदिंग हमारे लिए बहुत आसान है, ईजियर है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, यानी ऊपर जाते हैं, जैसे आप पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहे हैं या आप किसी प्लेन वगैरह में सफ़र कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, फ्लाइट आपकी ऊपर की तरफ जाएगी, तो प्रेशर लो हो जाता है। प्रेशर लो होने की वजह से हमारे पास ब्रीदिंग मुश्किल हो जाती है। इसीलिए तो पायलट्स जो हैं प्रेशराइज कैबिन यूज़ करते हैं ड्यूरिंग देयर फ्लाइट, ताकि लो प्रेशर हो भी तो वो एडजस्ट कर पाएँ। तो क्वेश्चन आ सकता है, वाई पायलट्स यूज़ प्रेशराइज कैबिन ड्यूरिंग देयर फ्लाइट, तो आप उसमें सेकेंड जो है एप्लीकेशन जो है कोट करेंगे। थर्ड जी, ब्रीथिंग इन डीप सी डाइवर्स। ये जो जितने भी डीप सी, आप अगर आप अभी तो हम ऊपर जा रहे थे तो हमने देखा प्रेशर कम हो रहा है, जैसे ही अगर आप समुद्र से सी लेवल से नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो तब भी आपको ब्रीदिंग का में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। ये जितने भी डीप सी डाइवर्स हैं, गोताजन जितने भी हैं, दे कैन नॉट ब्रीथ विद नॉर्मल एयर इन देयर टैंक्स। ये अपने साथ टैंक्स लेके जाते हैं जो ज़ेरे आपके पास पानी समंदर में टैंक्स होते हैं, और उस टैंक्स में क्या होता है, एक मिक्सचर होता है इनर्ट गैस का, जो हीलियम और ऑक्सीजन का एक मिक्सचर होता है, और उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एडजस्ट किया जाता है रिक्वायर्ड लिमिट्स के अकॉर्डिंग। तो जैसे जैसे आप समंदर में जाते हैं, हर 100 फीट गहराई पर जो डाइवर है उसको 3 एटमॉस्फेयर जो है प्रेशर नाइट्रोजन की सूरत में मज़ीद बर्दाश्त करना पड़ता है। तो नॉर्मल एयर वहाँ ब्रीथ नहीं की जा सकती। तो नॉर्मल एयर जो है उसमें आप जो है मिक्सचर लेके जाते हैं हीलियम और ऑक्सीजन का, ताकि ब्रीदिंग आसान हो सके। अब नाइट्रोजन का अगर प्रेशर बढ़ जाएगा डेप्थ ऑफ द सी में, तो वो क्या होगा, आपके ब्लड में शामिल होगा, हेडेक होगा, और आप अनकॉन्शियसनेस की स्टेट में जा सकते हैं। तो इवेंचुअली अगर ज़्यादा इनहेल हो जाए तो वो डेथ भी काज कर सकती है। तो अगर वो आपसे पूछे कि वाई डीप सी डाइवर्स कैन नॉट टेक नॉर्मल एयर इन द टैंक्स, तो आप इसमें ये थर्ड पॉइंट मेंशन करेंगे। फोर्थ एप्लीकेशन है कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर। हम जब लैब में काम कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द गैसेस रिएक्शंस में हमें गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, और वो हमारे पास सिस्टम में मौजूद वाटर के साथ ही कलेक्ट होती हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वेपर्स ऑफ वाटर आर मिक्स विद द गैस एंड बिकम मॉइस्ट। तो जब आपके पास गैस, हम उसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं और बीच में मॉइस्चर भी ऐड हो गया है, तो गैस इम्प्योर हो जाती है। तो आपको जो प्रेशर मिलता है वो मॉइस्ट गैस का प्रेशर मिलता है, जिसमें ड्राई गैस भी होती है और मॉइस्चर भी मौजूद होता है, जिसे हम मॉइस्ट गैस कहते हैं। तो टोटल प्रेशर सिस्टम का 2 बातों पर डिपेंड करेगा, वेपर्स ऑफ वाटर पर और वेपर्स ऑफ गैस पर। तो हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगा, यानी मॉइस्ट गैस 2 चीज़ों के प्रेशर का सम है, एक तो गैस के प्रेशर का जो कि ड्राई फॉर्म में है, और एक वाटर वेपर्स का। अब वो पार्शियल प्रेशर जो वेपर्स की वजह से आपके पास गैसेस में वाटर वेपर्स की वजह से गैसेस में जो है जनरेट हो रहा है, उसे एक्वस टेंशन कहते हैं। ये आप सिंपली वेपर्स नहीं लेंगे, आप वाटर वेपर्स लेंगे। द प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स इन द गैस इज कॉल्ड एक्वस टेंशन, यानी पानी की वजह से गैस प्योर नहीं रही, ड्राई नहीं रही, मॉइस्ट हो चुकी है। तो मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्लस एक्वस टेंशन। अगर आपको इसमें ड्राई गैस चाहिए तो आपको मॉइस्ट गैस में से एक्वस टेंशन का फैक्टर माइनस करना होगा, तो देन आपको प्योर ड्राई गैस ऑब्टेन हो सकती है। तो इस तरह से हम डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन से लॉट ऑफ रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। अब आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज एवोगाड्रोस लॉ ऑफ गैसेस। आज हमने टॉपिक में देखा, डू यू थिंक दैट द 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ अमोनिया एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर विल हैव एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इफ नॉट व्हाई। ये बात आपने पहले भी पढ़ी कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही होते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन का हो चाहे वो नाइट्रोजन का हो। सी पार्ट जो मैंने आपसे कहा था कि आपके पास एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में आता है, जस्टिफाई दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन
at STP we will have same number of molecules when one molecule of methane is 8 times heavier than that of hydrogen. वो कहता है कि एक मॉलिक्यूल मीथेन का हाइड्रोजन की निस्बत 8 गुना हैवी है। तो आपने भी पढ़ा था कि मास और साइज़ का इफेक्ट ही नहीं होता वॉल्यूम पर, तो आप वही, और गैस के मॉलिक्यूल्स का दरमियानी फासला 300 टाइम्स ऑफ देयर डायमीटर होता है, तो वही अगेन कंपैरिजन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, Dalton's law of partial pressure is only obeyed by those gases which don't have the attractive forces among themselves. Explain it. ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है। हमने ये बात कही कि डाल्टन्स लॉ के मुताबिक गैसेस का बिहेवियर क्या होना चाहिए, वो नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। तो ये आइडियल गैस लॉ को शो करती है, जिसमें हम ये मानकर चलते हैं कि किसी किस्म की अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, हर मॉलिक्यूल आज़ाद है, और जब कोई अट्रैक्शन ही नहीं है उनके दरमियान तो हर मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट बिहेव करेगा और अपना पूरा प्रेशर लगाएगा, जो डाल्टन्स लॉ को ओबे करता है। अगर गैसेस फोर्स डेवलप कर लें तो मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट बिहेवियर नहीं रखेंगे, तो फिर हर जो प्रेशर जो एग्जर्ट होगा वो डिफरेंट होगा, जो हम सोच रहे हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ को फॉलो करवाने के लिए गैसेस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस का वजूद नहीं होना चाहिए। सेकेंड पार्ट, ड्राइव एन इक्वेशन टू फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस नोइंग द इंडिविजुअल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट एंड द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। ये अभी हमने प्रीवियसली जो पार्ट फाइंड आउट किया था, जिसमें आपने पी ए इज इक्वल टू एक्स ए और पी टी निकाला था, कैलकुलेशन ऑफ अ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, ये पार्ट आप उसमें मेंशन रखेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा बन जाता है। और ये सी पार्ट अभी हम देख चुके हैं रिस्पायरेशन की रिस्पेक्ट से। तो इस तरह से आप जो है कैलकुलेशंस के जो है क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। हमने 16 क्वेश्चन का ए पार्ट कर लिया था, बी पार्ट के लिए वो आपको वही कंडीशन दे रहा है, वॉल्यूम आपके पास है, प्रेशर आपके पास है, वॉल्यूम सेकंड भी है। अब वो कहते हैं कि अगर बी पार्ट, ए पार्ट हम कर चुके थे, बी पार्ट देखें, इट इज़ इन दिस पार्ट ही विल से कि आपके पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आपको 5 वैल्यूज़ दे दी गई हैं। अब आपने टेम्परेचर को केल्विन में बदलना है और P2 मालूम करना है, तो आप आराम से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके डेंसिटी के एक्सप्रेशन से है, जो एग्जांपल नंबर 4 आपने स्टडी की, कि वो कहता है कि डेंसिटी निकालें किलोग्राम पर मीटर क्यूब में फॉर द फॉलोइंग गैसेस। प्रेशर वो आपको बता रहा है, टेम्परेचर भी बता रहा है, और मॉलिक्यूलर मास केजी में मांग रहा है। तो मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तीनों के लिए आपने इंडिविजुअली काम करना है। टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, मास जो 16 ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम को केजी में आपने कन्वर्ट करना है, और 1 केजी 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो 1 ग्राम की अगर यहाँ से वैल्यू निकालें तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको अपनी वैल्यू को, जो ग्राम में है, तो आपके पास केजी में आंसर आ जाएगा मास का। तो आर की वैल्यू जब आप मास न्यूटन, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ले रहे हैं, तो आप 0.0821 यूज़ नहीं करेंगे, आप ऐसा ही यूनिट यूज़ करेंगे आर का। और डेंसिटी का एक्सप्रेशन आपने पहले ही पढ़ लिया है, PM/RT। तो तमाम वैल्यूज़ पुट करें और मास पुट करें तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा डेंसिटी ऑफ मीथेन का। इसी तरह ऑक्सीजन के लिए आपको क्या चेंज रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन का भी सब क्वान्टिटीज़ वही हैं, सिर्फ इसका मास जो है वो तब्दील है, जो कि 32 है, और 32 में 1000 डिवाइड करके आप केजी में ले आएंगे। तो इसका आप ऑक्सीजन का जो डेंसिटी का फैक्टर देख रहे हैं वो 1.428 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। हाइड्रोजन के लिए भी इसी तरह काम करेंगे, तमाम वैल्यू सेम रहेंगी, सिर्फ मास में तब्दीली होगी, और आपके पास 0.0893 किलोग्राम पर मीटर क्यूब वैल्यू आ रही है। अगर आप तीनों का कंपैरिजन करें इनके मास के एतबार से, तो सबसे ज़्यादा मैसिव कौन है? सबसे ज़्यादा मास ऑक्सीजन का था, फिर मीथेन का था, फिर हाइड्रोजन का था। तो उसी रिस्पेक्ट से आपको डेंसिटी मिलेगी, क्योंकि डेंसिटी और मास का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो जो ज़्यादा मैसिव है उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपके पास एक सैम्पल है क्रिप्टॉन का, वॉल्यूम ऑफ 6.25 डेसीमीटर क्यूब एंड अ प्रेशर ऑफ 765 टॉर एंड टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेंडेड टू अ वॉल्यूम ऑफ 9.55 डेसीमीटर क्यूब एंड अ प्रेशर ऑफ 375 टॉर। तो आपसे वो कह रहा है फाइनल टेम्परेचर जी हमें सेंटीग्रेड में निकाल कर दें। तो सारी वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। आप जब प्रेशर की, टेम्परेचर की वैल्यू T2 निकालेंगे यहाँ से, तो वो केल्विन में आएगी। जब केल्विन में आ जाएगी तो आपने इंटर कन्वर्जन ऑफ स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री स्टडी किया हुआ है, जिसमें आप सेल्सियस के को केल्विन -273 के इक्वल स्टडी करते हैं। तो आप यहाँ केल्विन की वैल्यू पुट करें, उसमें -273 करें, तो आपको केल्विन से आंसर सेंटीग्रेड में मिल जाएगा, और कुछ चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्किंग एट अ वैक्यूम लाइन अ केमिस्ट आइसोलेटेड अ गैस इन अ weighing bulb with a volume of 255 centimeter cube at a 25 degree centigrade and under a pressure in the bulb of 10 torr, the gas weighed 12.1 milligram. What is the molecular mass of the gas? molecular mass निकालने के लिए आपने m is equal to mRT/PV, ये वो एक्सप्रेशन है जो हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर फर्स्ट पेज में स्टडी किया, कि हम मास भी निकाल सकते हैं और मोलर मास भी निकाल सकते हैं। PV is equal to m/mRT की एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन डिराइव किया गया है। आपने यहाँ पर क्या करना है, आपको जो मास चाहिए, उसने जो मास आपको दिया है वो मिलीग्राम में दिया है, आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के इक्वल होता है, यानी ये चीज़ इसके इक्वल है। तो आप डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। अब आर चाहिए, तो आर आपको वैसे ही अंडरस्टूड होता है 0.0821।
टेम्परेचर जो भी दिया हुआ है वो केल्विन में पुट करें। प्रेशर जो आपको गिवन है वो टॉर में है, आपने एटीएम में लाना है तो 760 से डिवाइड करनी है 10 की वैल्यू, तो एटीएम में आ जाएगा क्योंकि 1 एटीएम 760 टॉर के इक्वल होता है। इसी तरह लास्ट में वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, 1000 से डिवाइड करके आप डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो 0.255 डेसीमीटर क्यूब आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तमाम वैल्यूज पुट करें तो सीधा आपके पास मैथ्स का आंसर आता है 88.23 ग्राम पर मोल। लास्ट क्वेश्चन एक और, क्वेश्चन नंबर 20, what pressure is exerted by a mixture of 2 gram of hydrogen and 8 gram of nitrogen at 273 Kelvin in a 10 decimeter cube vessel। तो आपसे प्रेशर मालूम करने को कहा गया है, मिक्सचर दे दी है, अभी आपने पढ़ा डेल्टन्स लॉ का कॉन्सेप्ट पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी। टोटल प्रेशर निकालने के लिए मुझे एन टी आर टी ओवर वी का एक्सप्रेशन चाहिए। एन टी निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मुझे हर एक के इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, और किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए उसका गिवन मैस और उसका मोलर मैस डिवाइड करके हम निकालते हैं मोल्स। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों के गिवन मैसेज हैं, दोनों के नंबर ऑफ जो मोलर मैसेज आप खुद लिखेंगे और डिवाइड करके आप मोल्स निकालेंगे। दोनों मोल्स का सम टोटल नंबर ऑफ मोल्स देगा। वॉल्यूम हमें पहले ही गिवन है क्वेश्चन में, टेम्परेचर भी दिया हुआ है और आर भी, सब पुट करें तो आपके पास प्रेशर आ जाता है 2.88 atm। तो दिस इज द एक्सप्रेशन बाय विच वी कैन कैलकुलेट दी प्रेशर टर्म्स। तो आप इस तरह से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक।